हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मिशन उत्कर्ष पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में हो रही है और वो मुद्दा है सीएए। सीएए क्या है, इसके माध्यम से भारत में जो नागरिकता प्रदान की जाती है उसके प्रावधानों में किस प्रकार से क्या बदलाव किया गया है, आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सीएए है इसका पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखना कि इसका पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और इसे हिंदी में कहा जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ध्यान रहे कि हमारे यहाँ पर जो नागरिकता है, नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, कौन सा भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी नागरिकता के संबंध में हमारे यहाँ पर जो प्रावधान किए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किए गए हैं। और इन्हीं में से जो अनुच्छेद 11 है इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर संसद है, संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वह नागरिकता के संबंध में जो भी प्रावधान किए जाएंगे, जो भी नागरिकता के संबंध में कानूनों का निर्माण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ पर नागरिकता के संबंध में जो भी कानूनों का निर्माण किया जाता है वो केवल और केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल इसके संबंध में कानून निर्माण नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आप सबको पता है कि जो नागरिकता है वो हमारे यहाँ पर संघ सूची का विषय है और संघ सूची के विषयों पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं और संसद के द्वारा इसी शक्ति का उपयोग करते हुए हमारे यहाँ पर एक 1955 में अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर संसद के द्वारा 1955 में एक अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से व्यवस्थाएं की गई कि किस प्रकार से भारत में लोगों को नागरिकता प्राप्त होगी। कोई विदेश का नागरिक है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जाएगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो संसद के द्वारा 1955 में जो अधिनियम का निर्माण किया गया है इसके माध्यम से हमारे यहाँ पर जो नागरिकता प्रदान की जाती है वह 5 आधारों पर नागरिकता प्रदान की जाती है। कितने आधारों पर प्रदान की जाती है? 5 आधारों पर। उनमें सबसे पहला जो प्रावधान है वो है जन्म से। जन्म से का अर्थ है कि हमारे यहाँ पर 26 जनवरी 1950 के बाद जिस भी किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे यहाँ पर यदि कोई विदेशी नागरिक आया हुआ है और वह भारत में आता है और वहां पर उसके बच्चे का जन्म होता है तो उसको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। हमारे यहाँ पर भारत का कोई व्यक्ति है और उसकी जो संतान होती है उससे के माध्यम से हमारे यहाँ पर उसे नागरिकता प्राप्त होती है। यह कौन सा आधार है? जन्म से। दूसरा है रक्त संबंध। रक्त संबंध का अर्थ होता है कि हमारे यहाँ पर वंशानुगत आधार पर, यानी वंश के आधार पर भी लोगों को क्या प्रदान की जाती है? नागरिकता प्रदान की जाती है। तीसरा आधार है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र को यदि अर्जित किया जाता है या उसका अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो व्यक्ति निवास करते हैं उन्हें भी भारत क्या करेगा? नागरिकता प्रदान करेगा। उसके बाद एक आधार है हमारे यहाँ पर पंजीकरण और एक आधार है हमारे यहाँ पर देशीयकरण। कितने आधारों पर नागरिकता प्रदान की जाती है? 5 आधारों पर। पहली कौन सी है? जन्म से। दूसरी कौन सी है? वंशानुगत आधार पर। तीसरी कौन सी है? अर्जित। उसके बाद कौन सी है? पंजीकृत। और तीसरी कौन सी है? देशीयकरण। हमारे यहाँ पर जो सीएए है 2019 इसके माध्यम से जो बदलाव किया गया है वो केवल और केवल हमारे यहाँ पर किसमें किया गया है? देशीयकरण के आधार पर जो नागरिकता प्रदान की जाती है उसके आधार पर हमारे यहाँ पर इसके प्रावधानों में क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर देशीयकरण क्या होता है और उसके माध्यम से किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। देशीयकरण का सीधा सा तात्पर्य होता है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ पर भारत में आकर रहता है और उसके बाद उसे जो नागरिकता प्रदान की जाती है उसे क्या कहा जाता है? देशीयकरण कहा जाता है।
उन जो CAA 2019 है उससे पहले देशीयकरण के बारे में हमारे यहाँ पर किस प्रकार के क्या प्रावधान थे उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हमारे यहाँ पर इसके बारे में प्रावधान था कि कोई भी जो विदेशी व्यक्ति है वह हमारे यहाँ पर 14 वर्ष में से 11 वर्ष हमारे यहाँ पर भारत में निवास करता है और अंतिम जो 12 महीने हैं वह हमारे यहाँ पर भारत में निवास करता है। तो ऐसी स्थिति में और उसके बाद है हमारे यहाँ पर भारत सरकार से अपील करता है कि उसे नागरिकता प्रदान की जाए। तो ऐसी स्थिति में उसे नागरिकता प्रदान की जाती है कि पिछले 14 वर्ष में से वह 11 वर्ष हमारे यहाँ पर रहता है और अंतिम जो 12 महीने हैं वह हमारे यहाँ पर भारत में निवास करता है। इस आधार पर लोगों को क्या प्रदान की जाती है, नागरिकता प्रदान की जाती है। अब जो ये CAA है इसके माध्यम से हमारे यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है इसके संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना कि जो CAA 2019 है इसके माध्यम से जो बदलाव किया गया है उसमें आप लोगों को सबसे पहले तो 3 देशों के नाम याद रखने। सबसे पहला है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है अफगानिस्तान। 3 राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर जो ये तीनों राष्ट्र हैं ये तीनों के तीनों राष्ट्र मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। यहाँ पर अर्थात यहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है उसमें अधिकांश जनसंख्या इस्लाम या मुस्लिम धर्म को मानने वाली है, जबकि अन्य धर्मों के व्यक्ति यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन 3 राष्ट्रों से आए हुए गैर मुस्लिम का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जो किस धर्म का पालन नहीं करते हैं, मुस्लिम धर्म का पालन नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत 6 संप्रदायों के व्यक्तियों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब ये 6 संप्रदायों के व्यक्ति कौन कौन है? सबसे पहले हिंदू, उसके बाद सिख, उसके बाद ईसाई, उसके बाद जैन, बौद्ध और इसके बाद आता है पारसी। ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो इन 6 वर्ग या जो समुदाय हमारे यहाँ पर इनसे संबंधित व्यक्तियों को जो देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाती है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। और वो क्या बदलाव किया गया है कि उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर ये व्यक्ति 5 वर्ष हमारे यहाँ पर निवास करते हैं और इसके साथ ही अंतिम जो 12 महीने हैं वो हमारे यहाँ पर जो लगातार हमारे यहाँ पर भारत में निवास करते हैं। तो इस आधार पर इनको क्या प्रदान की जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना कि इसका पहला प्रावधान क्या है कि इसमें 3 राष्ट्र हैं। तीनों राष्ट्र कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और यहाँ से आए हुए गैर मुस्लिम जो है उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध व पारसी। यहाँ के जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर भारत में आकर रहते हैं उनको जो नागरिकता प्रदान की जाती है उसमें थोड़ी बहुत सहूलियत बरती गई है। अब कुछ व्यक्ति कहते हैं कि इसमें इन गैर मुस्लिम जो व्यक्ति हैं उनको ही क्यों सहूलियत बरती गई है इनके साथ? तो उसका भारत सरकार की द्वारा जो कारण बताया गया है वो कारण बताया गया है कि इनको मानवीय आधार पर, किस आधार पर? मानवीय आधार पर छूट प्रदान की गई है। मानवीय आधार पर क्या होता है कि ये जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है यदि इन समुदाय के व्यक्ति वहां से प्रताड़ित होकर या विशेष तौर पर धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत में आकर रहने लगे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको मानवीय आधार पर क्या प्रदान की गई है, छूट या सहूलियत प्रदान की गई है। और यही हमारे यहाँ पर नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है उनमें क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। अब कुछ व्यक्तियों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि ये जो 1955 का भारत शासन अधिनियम है इसमें अब तक कितने बार बदलाव किया जा चुका है या पहली बार डायरेक्ट 2019 में बदलाव किया गया है। तो इसके संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 है इसमें 2019 से पहले और 2019 के साथ साथ कितनी बार बदलाव किए गए। तो इसमें जो सबसे पहला जो बदलाव किया गया था 1986 में किया गया। उसके बाद जो बदलाव किया गया था वो 1992 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में और उसके बाद 2019 में। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें कोई पहली बार बदलाव नहीं किया गया। इससे पहले भी इसमें समय परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किया गया है। जैसा कि पहली बार जो बदलाव किया गया था 1986 में किया गया, उसके बाद 1992 में किया गया, उसके बाद 2003 में किया गया, उसके बाद 2005 में किया गया, उसके बाद 2015 में किया गया और जैसे हाल ही में चर्चा में जो है वो 2019 में भी इसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया। इसके बाद हम लोग जो सामान्य सवाल है उनके पर लोग चर्चा करते हैं।
सबसे पहले तो ये 2019 का अधिनियम है और वर्तमान 2024 में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो इसके बाद संबंध में जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर जो CAA है ये पहले CAB के नाम से जाना जाता था। CAB का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। कोई भी जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बिल कहा जाता है, और जब वह संसद के द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ध्यान रखना कि जो ये CAB है इसे हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा के द्वारा इसे 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। उसके बाद इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। अगले ही दिन राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। लोकसभा ने इसे कब पारित किया, 10 दिसंबर 2019 को, और राज्यसभा ने इसे कब पारित किया, 11 दिसंबर 2019 को। फिर उसके बाद यह विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा और राष्ट्रपति महोदय ने इसे 12 दिसंबर 2019 को ही क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में उठा होगा कि CAA पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, यानी 2019 में हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे। तो ध्यान रखना कि उस समय हमारे यहाँ पर देश के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। तो ध्यान रखना कि रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर 11 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना का अर्थ होता है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और संपूर्ण भारत में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया है। तो ध्यान रखना कि जो CAB है यह 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित हुआ, 11 दिसंबर को राज्यसभा से, 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, हस्ताक्षर किए, और 11 मार्च 2024 को ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर इसको क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया है और संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। अब कुछ जो कॉमन सवाल आप लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं उनके ऊपर लोग और चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ये 3 राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं क्या उनको हमारे यहाँ पर अब नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखना इसमें ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। उसके संबंध में वो जो पहले वाला प्रोसीजर है, पहले वाली जो प्रक्रिया है वही लागू रहेगी। जैसा कि आप सबको मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ पर पिछले 14 वर्षों में से जो व्यक्ति 11 वर्ष हमारे यहाँ पर भारत में रहता है और अंतिम जो 12 महीने हमारे यहाँ पर भारत में निवास करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या की जाती है, भारत सरकार के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। तो जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं इन 3 राष्ट्रों के, वो इस प्रोसेस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं इसके संबंध में कि क्या यह धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्या भारत की जो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है पंथ निरपेक्षता, क्या वह इससे खंडित हो रही है, क्या अनुच्छेद 14 के माध्यम से हमारे यहाँ पर जो सामाजिक समानता की बात की जाती है क्या यह खतरे में है क्या। तो इन सब सवालों के जवाब हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर संविधान की रक्षा करना, उसकी व्याख्या करना और कोई भी विधेयक या कोई भी अधिनियम यदि उसके खिलाफ होता है तो उसे संशोधित करने का कार्य किसका होता है, सर्वोच्च न्यायालय का होता है। तो बहुत सारी अपील हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। समय आने पर सर्वोच्च न्यायालय जब उनकी सुनवाई करेगा तो ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सामान्यतया हमारे यहाँ पर ये बात समझने की है कि मुसलमानों के लिए इसमें नागरिकता को समाप्त करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केवल और केवल जो ये 3 राष्ट्र हैं, मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, वहां पर जो गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं उनके साथ यदि धर्म के आधार पर प्रताड़ना की जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को सहूलियत प्रदान की गई है कि वो भारत की क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक डेट और आप ध्यान रखना कि ये जो 3 राष्ट्रों के 6 समुदाय के व्यक्ति हैं ये हमारे यहाँ पर यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे यहाँ पर भारत में आए थे उनको क्या की जाएगी, भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। जय हिंद।